संजीव, अब मैं आपको लाना चाहूंगी इस चर्चा में। एक तो क्योंकि महाराष्ट्र पे हम बात करें तो वहीं से शुरुआत कर लेती हूँ। सबसे बड़ा राज्य भी है, 288 सीटें, और पिछले दिनों विनोद को इस बात की नाराजगी थी कि सबसे ज्यादा सीटें, लेकिन सबसे आखिर में सिर्फ उपचुनाव की ही बात हो रही है और मैं सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करूंगा। उन्होंने कहा था अब जब आखिर में मेरे पास आए हैं तो वो आज पूरी भरपाई कर देते हैं। इसीलिए संजीव, सबसे बड़ा लूजर कौन होगा इस चुनाव का? उद्धव बाला साहब गुट का बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ है, दांव पर लगा हुआ है, और ये जो किंग मेकर की अभी बात हो रही थी, दोनों ही कौन आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, जो सरकार में नहीं आएगा वो सबसे बड़ा लूजर होगा, और इसमें तो कहीं कोई साइंस नहीं है, लेकिन कौन सरकार में नहीं आएगा ये तय होना है। एक चर्चा ये भी है ना, मत ये भी है कि उद्धव बाला साहब गुट, उनकी सीटें न सिर्फ घटेंगी बल्कि शायद उनकी राजनीति, भविष्य की राजनीति में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़े, जिस प्रकार के ये एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं। की जो लड़ाई है वो एनसीपी वर्सेस एनसीपी, शिवसेना वर्सेस चारों ही दल के लिए है। वो केवल उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए ही क्यों कहे हम लोग, ये शरद पवार पे भी लागू होती है, अजीत पवार पे भी ये बात लागू होती है, और उद्धव बाला साहब ठाकरे पर तो लागू होती है। कांग्रेस एक सीट जीत या एक राज्य में सरकार बन जाती है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वो हार भी जाती है तो बहुत ज्यादा परवाह नहीं करती, वो आगे बढ़ेगी और दिल्ली में चुनाव है उसके लेकिन एक्टिव तो संजीव ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि सरकार उन्हीं की अगुवाई में बन रही है और उन्हीं का सीएम बनने जा रहा है। वो तो खैर देखिए, पॉस्चरिंग तो हमेशा होती ही है, लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं खासतौर पर, इनका ये चुनाव इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केवल इसको इस तरह से ना देखिए कि केवल महाराष्ट्र की बात हो रही है, आप झारखंड में भी चलिए अगर, तो आप पाएंगे कि असल टक्कर जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है वो रीजनल पावर से ही मिल रही है। समाजवादी पार्टी अगर वो परफॉर्म करती है जैसा कि उसने लोकसभा में किया था, तो हम पाएंगे कि इस बार के उपचुनाव में भी कोई रीजनल सत्रप है जो खड़ा है, और बिहार में भी इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शंस हुए हैं, सब की सब वहाँ रीजनल पार्टी है। वहाँ पर एक और रीजनल पार्टी खड़ी होने की कोशिश कर रही है प्रशांत किशोर की, वो कैसा करती है, सबको कौतूहल है इस बात की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के साथ जो टकराव उसका होता है उन सीटों पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और स्ट्राइक रेट हमेशा से बढ़िया रहा है। और राज्यों में भी अगर आप जाएंगी तो लोकसभा चुनाव में भी देखा यही गया था कि जिन राज्यों में भी डायरेक्ट फाइट थी, सबसे बड़ा एग्जांपल उसका गुजरात होता है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ बेहतर होता है भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। लेकिन द मोमेंट उसको लड़ना पड़ता है रीजनल पावर से तो उसकी ताकत जो है वो घट जाती है। महाराष्ट्र में 71 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि कांग्रेस के साथ सीधी टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी की, बट द रेस्ट ऑफ द सीट्स जहां पर है वो वहां देखना पड़ेगा वो कैसा करती है। और इम्पॉर्टेंट बात यहां ये भी है आशा कि पिछली दफा 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी, तो वो एक ऐसी स्थिति में थी कि किसी को भी जोड़ा जाए अगर तो वो सरकार बन जाती है। इस बार भी वो लड़ रही है और प्रत्यक्ष और परोक्ष भी बहुत लड़ रही है। अपने उम्मीदवार उसने दूसरे पार्टियों से, सहयोगियों से खड़े किए हैं, तो मान लीजिए वो 155-160 के आसपास वो आंकड़ा बनता है। अगर उसका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, अगर वो 100 के आसपास आ जाती है, तो ये पूरी गुंजाइश है कि जिस जोड़ तोड़ की बात आप कर रही हैं, आप जैसा बता रही थी पूजा, कोई भी कहीं जा सकता है। इसलिए ये जो सबसे बड़ी पार्टी कौन इमर्ज करती है, क्या वो कांग्रेस कर पाती है? कांग्रेस इस तरफ से सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है, तो यहीं पर फैसला हो जाएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी अगर बेहतर करती है और तब वो किसी भी एलाई को जोड़ करके 144 के जादुई आंकड़े तक पहुंच सकती है, तो सबसे ज्यादा देखा जाएगा कि कोर कौन बनाता है। जो मुख्य कोर बनेगा वो किसके द्वारा बनाया जाता है? क्या वो कांग्रेस होती है जो सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बन के आती है? लेकिन संजीव, अगर हम बात करते हैं लोकसभा, अगर हम छोड़ दें, क्योंकि हरियाणा के बाद एक ये परसेप्शन बनने लगा था, जबकि खुद उसके सहयोगी सवाल उठा रहे थे कि बीजेपी के सामने कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। हरियाणा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और उससे पहले भी मध्य प्रदेश, राजस्थान में तमाम राज्य देखे। लेकिन आज आपने एक नई बात कही कि क्षेत्रीय पार्टियों के सामने बीजेपी भी उतनी कमजोर नजर आती है। हाँ बिल्कुल, ये तो हमेशा जहां जहां आप देख लीजिए, दक्षिण का भी एक्सपेरिमेंट है वहां पर भी। लेकिन ये जो आपने वीक लिंक वाली बात की है, ये सचमुच चिंता की वजह हो सकती है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर इलेक्शन कवर कर रहा था और वहां पर हम लोगों ने देखा यही कि उमर अब्दुल्ला अगर अपनी स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर मेंटेन नहीं कर पाते तो वो सरकार नहीं बना पाते, क्योंकि कांग्रेस को लड़ना था जम्मू और उमर अब्दुल्ला को लड़ना था वैली। वो वैली की सारी सीटें तो जीतने में सफल रहे, ज्यादातर सीटें, लेकिन कांग्रेस सारी सीटें जम्मू की हार गई
और वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कांग्रेस ने जो 6 स्कोर किए वो वैली में स्कोर किए, जहां एनसी का दबदबा यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा है। तो आज की तारीख में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा अगर वो बेहतर परफॉर्म नहीं करती है महाराष्ट्र और झारखंड में। तो देखा आपने कि वो नतीजे सामने है, समाजवादी पार्टी ने उनको एक भी सीट उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्रीय पार्टियों को जब बात होती है तो बात वो उपचुनाव पे बात करना भी जरूरी हो जाता है, जहां पर 9 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, 4 सीटें जहां पर सौरभ, मैं जरा आपको जोड़ना चाहूंगी, 4 सीटों का हाल गणित बताइए सौरभ, किसके पक्ष में जाता? आरजेडी कितनी मजबूत? क्योंकि लोकसभा के बाद जहां बहुत उम्मीदें थी, उसके बाद ये फिर एक बड़ा चुनाव माना जाएगा, भले 4 सीटों का हो, आरजेडी के लिए भी एक प्रतिष्ठा का भी प्रश्न। और दूसरा, प्रशांत किशोर की पार्टी, ये सिर्फ खड़े होने के लिए है या वाकई प्रशांत किशोर की पार्टी में दमखम है? सौरभ। ये बिल्कुल आशा, सबसे बड़ी बात है कि अगर 4 सीटों की बात करें तो निश्चित तौर पर एनडीए के पास होने के लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि 4 सीटों में एक ही ऐसी सीट है जो पहले से एनडीए के खाते में थी। और इस बार इमामगंज की जो सीट है वहां पर जीतन राम मांझी जो अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, उनकी जो बहू है वो उम्मीदवार बनी है। और इस पूरे चुनाव को अगर बिहार का जो बाई इलेक्शन है अगर उसको आप देखेंगे तो ये बेटा, बहू और भाई का चुनाव है, यानी परिवारवाद जो है वो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में हावी है। सीट चाहे कोई भी हो, और वहां पर जो उम्मीदवार है वो किसी न किसी परिवार का सदस्य है। चाहे हम रामगढ़ की बात करें तो निश्चित तौर पर जो सुधाकर सिंह है, उनके जो भाई हैं छोटे, उनको टिकट दी गई है। उसी तरीके से अगर हम तरारी की बात करें तो बाहुबली सुनील पांडे जो हैं, भले बीजेपी परिवारवाद की बात या परिवारवाद का आरोप जो है वो इंडिया गठबंधन पर लगाता हो, लेकिन तरारी में उन्होंने जो उम्मीदवार बनाया है वो बाहुबली सुनील पांडे के बेटे को बनाया गया है। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, जन सुराज पार्टी, उसने एंट्री मारी है और निश्चित तौर पर जीत 4 में से कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि जन सुराज पार्टी को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है या सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उनके उम्मीदवार को वोट कितना आता है। चलिए ठीक है सौरभ, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। पटना की इन 4 सीटों पर, बिहार की इन 4 सीटों पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। अशोक तिवारी को भी आप देख रहे हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। बात करेंगे अब यूपी की 9 सीटों पर होने वाले जो विधानसभा उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे उस पर।